हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। तो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और अपना एक आंसर फ्रेम किया होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे और जो भी पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, तो उन पॉइंट्स को जो आपने मेंशन नहीं किए हैं अपने आंसर में ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिएगा और जो पॉइंट्स आप लोगों के पास एक्स्ट्रा हैं वो पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही रिवीजन भी कराई जाती है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन करता है जिसमें बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। हाईली रिकमेंडेड बैच गाइज। बिल्कुल क्लास 6 क्लास से लेके एनसीईआरटी से और बिल्कुल एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जा रही है। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कराई जाएगी और हायर लेवल तक एडवांस तक आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस विद इम्प्रूवमेंट और टाइम भी आपको कम लगता चला जाएगा। आपकी टाइमिंग भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, ताकि आप यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी आंसर राइटिंग कर पाएंगे और प्रीलिम्स तक आप बिल्कुल मेंस रेडी हो जाएंगे। और हमारा एनसीईआरटी बैच रन करते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज़ प्लस टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे एनसीईआरटी से उठा के टारगेट्स दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ होती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए, आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो जाए। तो इन कोर्सेज़ को एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके डिटेल्स ले सकते हैं या और साथ ही आप एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाउ इज़ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. भारत के वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है? हाल ही में गठित वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के बारे में आप क्या जानते हैं? चर्चा करना। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गाइज, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हमें बेसिकली ये बताना है कि उसको वो कैसे गठित की जाती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है फाइनेंस कमीशन। और अभी जो फ़िलहाल फाइनेंस कमीशन चल रही है भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस कि अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के अभी पॉज करके आप वीडियो स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमें जो अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड है उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या शर्तें हैं, हमें वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है फाइनेंस कमीशन के बारे में या उसकी रेफरेंस के बारे में किस तरीके से बताना है ये भी देखेंगे। और आपको फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड भी सारी की सारी अपने जनरल स्टडीज़ पार्ट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, एक टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम हर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ फोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है फाइनेंस कमीशन। तो हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज़ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, कि कैसे गठन किया गया है भारत के वित्त आयोग का, कैसे किया जाता है, वो हमें इंट्रोडक्शन में बताना है। और फिर हम अपने मेन पार्ट में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जो कि है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। मतलब हमें शर्तों के बारे में बताना है, शर्तों के संदर्भ में बताना है हमें कि जो अभी का वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसकी क्या टर्म्स हैं। तो हमें उसके बारे में हम अपने बॉडी पार्ट में बताएंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंडर मेंशन किया गया है। हमारा आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है और ये बताता है कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है। उसकी बेसिकली कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है कि एक चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। मतलब बेसिकली 5 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और ये हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, हर 5 साल में। अब वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक कट ऑफ नहीं है कि 5 साल में ही होगा। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो 5 साल से पहले भी कई बार अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो प्रेसिडेंट 5 साल में या इफ़ नीड अराइजेज
बोल सकते हैं बिफोर 5 years भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करके फाइनेंस कमीशन गठित कर सकता है। तो अब जैसे हमने बात की कि एक चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, तो वो उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है, किस बेसिस पे। तो वो ये है कि चेयरपर्सन वो पर्सन होता है जिनको पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में एक्सपीरियंस हो उनको, उन पर्सन को चेयरपर्सन की के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है, चेयरपर्सन की जगह पे अपॉइंट किया जाता है। और जब हम दूसरे 4 मेंबर्स की बात करते हैं, 4 सदस्यों की बात करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी होती है कि एक उनमें से हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एक उनमें से ऐसा पर्सन होना चाहिए जिनको गवर्नमेंट के, सरकार के फाइनेंस की और अकाउंट्स की नॉलेज हो, उनको एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए। तीसरा ऐसा पर्सन होना चाहिए जिनको फाइनेंशियल मैटर्स में, वित्तीय मामलों में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन के मामलों की जानकारी हो, नॉलेज हो और उसमें एक्सपीरियंस हो। तो उनका अनुभव होना चाहिए इस फील्ड में, फाइनेंस के रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड एक पर्सन वो अपॉइंट किया जाता है। और 4th पर्सन वो अपॉइंट किया जाता है जिनको इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी नॉलेज हो, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड उनकी इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना चाहिए उनको, तो एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाता है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है कि फाइनेंस कमीशन की क्या कॉम्पोजिशन होती है और किस तरीके से उसको गठित किया जाता है, कितने टाइम में किया जाता है और कौन उसको गठित करता है। राइट। तो ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन की बात कि फाइनेंस कमीशन कैसे गठित की जाती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब हम बात करेंगे अपनी बॉडी पार्ट की कि किस तरीके से, कि अभी जो फाइनेंस कमीशन रिसेंटली कौन सा है और उस रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब कि शर्तें क्या हैं। तो अभी की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 15th फाइनेंस कमीशन, 15वीं वित्तीय आयोग को, जिसके चेयरमैन कौन है, एन के सिंह। एन के सिंह इसके चेयरमैन है और किस पीरियड के लिए गठित किया गया है, 2020 से 2025 के लिए। ठीक है। तो अब हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, मतलब जो शर्तें हैं या विशेष मुद्दे मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनकी बात करें तो किस किन किन चीज़ों की बात की गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं 15th फाइनेंस कमीशन में जिनका ध्यान रखना है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको उतना फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हर स्टेट एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे वर्क करे, मतलब एक कंपटीशन एनहांस होगा कि कौन सी स्टेट फर्स्ट नंबर पे आ रही है किस चीज़ में। तो उसमें क्या है कि एक जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो वो अच्छे से वर्क करने के लिए मोटिवेट होंगे, इनोवेटिव वेज लेके आएंगे काम करने के लिए। तो इसीलिए उनके रिगार्डिंग, स्टेट्स की इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग, स्टेट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं, कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो सेंसस 2011 का यूज़ किया गया है। 2011 में आखिरी सेंसस कब हुआ था हमारा, 2011 में हुआ था। अब सेंसस 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि पूरा सर्वे नहीं हो पाया है, तो इसीलिए अभी तक सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, सेंसस पूरा नहीं हुआ है। तो हम अभी तक 2011 के सेंसस की ही बात करेंगे। तो जो 2011 का सेंसस है उसके बेसिस पे टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मतलब जो टैक्स से रेवेन्यू आता है सरकार को, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था विद इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो उसमें ये बोला गया कि जो पहले के सेंसस के अकॉर्डिंग जब सेट किया गया था, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जब फाइनेंस कमीशन का जो टैक्स है या उसकी जो भी रेफरेंस थी सेट की गई थी, उसके मुकाबले अगर हम अब 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं कि 2000 सेंसस 11 के सेंसस के बेसिस पे अब किया गया है, तो 2000 सेंसस 11 के सेंसस के बेसिस पे जो स्मॉलर शेयर है, मतलब एक छोटा भाग दिया गया है कुछ स्टेट्स को। जैसे कि अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पे बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन है, क्योंकि जो
रेवेन्यू दिया जा रहा है, फाइनेंस दिया जा रहा है, वो इस बेसिस पे दिया जा रहा है कि किस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी लाई गई हैं कि स्पेशल स्पेशल कैटेगरी जहाँ पे जैसे मान लो ज़्यादा ट्राइब्स रह रही हैं या ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है स्टेट, ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, तो इस तरीके से देख के कि किस स्टेट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है फंड एलोकेट किया जा रहा है। तो सदर्न स्टेट्स में उसके बेसिस पे कम फंड्स एलोकेट किया गया है, क्योंकि ये माना गया है, ये देखा गया है वहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है। तो वहाँ का जो फंड है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर ना कर करके हम बाकी की स्टेट्स को जहाँ पे उनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बिहार की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है तो उन स्टेट्स को ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाए, ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सकें। तो इस तरीके से फंड एलोकेट करने की बात की गई, एक रेफरेंस रखा गया। फिर हम बात करें कि प्रोग्रेस, जब ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं कि प्रमोट करने में, मतलब कि अब आजकल किसकी बात करें, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में सेटअप होनी शुरू होए। तो उसके लिए क्या किया गया है कि कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि बहुत सारी स्टेट्स में क्या है, जोग्राफिकल लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है, कंपनीज वहाँ पे सेटअप नहीं हो पाती हैं। तो वो कंस्ट्रेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है, वो एक कंसर्न है जिसको देखा नहीं जाता है। तो वहाँ पे हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, वहाँ पे ज़्यादा फंड एलोकेट करना है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए गए हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे रूरल की बात करें या कुछ और बैकवर्ड है, जहाँ पे नॉर्मली कंपनीज या इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होती हैं, तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी जोग्राफिकल लिमिटेशंस को देखा गया कि जहाँ पे जोग्राफिकल लिमिटेशंस अराइज हो रखी हैं जिन जिन स्टेट्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा काम किया जाए, वहाँ पे ज़्यादा फंड एलोकेट करने की बात की जाए या वहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की बात की जाए। फिर हम बात करें तो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स बाय स्टेट्स, मतलब राज्यों द्वारा लोक लुभावन उपायों पर खर्च पर नियंत्रण। अब एक इजी तरीके से समझते हैं। अगर दो पर्सन्स हैं, ए और बी, ए के हिसाब से कुछ एक्सपेंडिचर इम्पॉर्टेंट होगा कि अच्छा मुझे अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है तो वो मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक छोटा सा ही एग्जांपल लें, अगर हम वॉच की बात करते हैं, तो ए को है कि मुझे तो ब्रांडेड बहुत अच्छी कंपनी की वॉच लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे एक अच्छी बिल्कुल ब्रांड की चीज़ें रखनी है अपने पास, हर चीज़ मुझे अच्छी रखनी है। लेकिन बी का मानना क्या है कि ये तो फिजूल खर्ची है, क्या फ़ायदा है ब्रांडेड लेने का। घड़ी का काम क्या होता है, घड़ी का काम तो टाइम दिखाने का होता है। तो वो तो आप चाहे 100 रुपये की घड़ी ले लो, चाहे 10,000 की ले लो, दिखाएगी तो टाइम ही, ठीक है। तो ये क्या है, ए के लिए वो 10,000 की घड़ी खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपनी स्टेटस की चिंता है, उसको अपने स्टेटस का ध्यान रखना है। लेकिन बी के लिए क्या है कि घड़ी का काम सिर्फ टाइम दिखाने का, मुझे सिर्फ टाइम दिखाने के लिए चाहिए, मेरे लिए तो 100 रुपये की घड़ी भी बहुत है, ये ए तो फिजूल खर्ची कर रहा है। तो क्या है उनकी, जब वो अपनी अपनी जगह पे हैं, उनकी लाइफ में फ़र्क है, उनके डिसीजंस जो हैं, उनकी सिचुएशंस है, उनमें बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। ए उसको अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देख रहा है, अपनी ग्रुपिंग्स के अकॉर्डिंग देख रहा है, और बी अपने अकॉर्डिंग देख रहा है। तो सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे सेंटर और स्टेट में इसी एग्जाम्पल को डालेंगे, तो क्या है कि कुछ एक्सपेंडिचर जो ऐसा होगा कि स्टेट को लगता है ये एक्सपेंडिचर ज़रूरी है, लेकिन सेंटर को क्या लग रहा है कि ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो फिजूल खर्ची कर रहा है स्टेट, ये तो पॉपुलिस्ट मेजर है, मतलब अपने मतलब दिखाने के लिए कर रहा है स्टेट, ऐसे ज़रूरी नहीं है, इसको करना ज़रूरी नहीं है। तो स्टेट क्या कर सकता है, तो सेंटर वहाँ पे क्या बात की गई है फाइनेंस कमीशन में कि सेंटर वहाँ पे एक कंट्रोल करता है कि उस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाना चाहिए जो स्टेट बिना बात पे करे कि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी हमने बात की थी कि बी के लिए तो वो फिजूल खर्ची है, लेकिन ए के लिए वो क्या है, एक ज़रूरत है, ए को वो खर्चा करना पड़ेगा उस वॉच पे।
तो सिमिलर वे में सेंटर के लिए क्या है कि वो खर्चा फिजूल है, वो ज़रूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग जब स्टेट अपने ग्राउंड पे सोच रहा है, अपने राज्य के बारे में लोगों को देख रहा है, डे टू डे बेसिस पे लोगों की प्रॉब्लम्स को देख रहा है, तो स्टेट को लग रहा है कि वो खर्चा ज़रूरी है, वो एक्सपेंडिचर इम्पॉर्टेंट है और वो टाइमली मैनर में और अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन वो सेंटर को क्या लग रहा है, फिजूल है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर ने उस ग्राउंड लेवल पे आके नहीं देखा है, या सेंटर ने उन सिचुएशंस को नहीं देखा है जिस तरीके से स्टेट उसको देख पा रही है। तो इसीलिए वो भी क्या है कि कई बार क्या होता है, वो सही नहीं रहता, क्योंकि सेंटर उस पर कंट्रोल करता है, फिर उस एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करके चलता है जब वो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जिसको अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फाइनेंस कमीशन ने मेंशन किया है कि ऐसा होता है। उसके बाद हम बात करें कि बहुत जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं, उन पे भी देखना है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट्स हैं वो दिए जाने चाहिए कि नहीं। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब पहली बात तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या उसकी बात करें हम कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारे डे टू डे खर्चे या डे टू डे इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जो हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, बिल्कुल डे टू डे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जब रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोल दिया जाता है। तो जब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है कमाई से ज़्यादा, तो उस पे कितना एलोकेट किया जाना चाहिए, ये भी फाइनेंस कमीशन ने बात की कि पहले ये देखा जाना चाहिए कि कितना अ, किस तरीके से डेफिसिट जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, और क्या उसको कितना अमाउंट एलोकेट, कितनी ग्रांट्स दे देनी चाहिए स्टेट्स को उस मैनर में। तो इन्हीं लाइंस पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, उसी इन्हीं लाइंस पे इसको देखने के लिए या इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कितनी ग्रांट्स उनको दी जानी चाहिए, उसके लिए FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में, जिसने ये रेकमेंड किया कि रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब या तो एक इक्वालिटी पे हो कि एक्सपेंडिचर इनकम के इक्विवेलेंट ही आ रहा है, या फिर क्या हो, रेवेन्यू सरप्लस हो, मतलब इनकम क्या है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखती है FRBM एक्ट, इस चीज़ को एनालाइज करके एक पैरिटी पे लेके चलती है। तो ये स्टेट्स के लिए ज़रूरी है, ये राज्यों के लिए ज़रूरी है जिनके पास डेफिसिट्स हैं, कि वो FRBM के गाइडलाइंस के थ्रू चलें, और जैसे जैसे फंड्स एलोकेट किए जाने चाहिए, ग्रांट्स दी जानी चाहिए, उन्हीं लाइंस पे फाइनेंस कमीशन उनको ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराए उस टाइम पे, ताकि वो डेफिसिट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाए, कम हो जाए, मतलब या तो इनकम एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट स्टेट पे आ जाए, या उनका सरप्लस हो जाए, इनकम बढ़ जाए एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। दूसरा हम बात करें तो स्टेट्स को एनकरेज करना और स्टेट्स में प्रोग्रेस की जानी चाहिए किन ग्राउंड्स पे, जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छता की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की, और एक बिहेवियरल चेंज लेकर आए, मतलब एक अवेयरनेस लेकर आए लोगों में, उस राज्य में, किस चीज़ के लिए, कि ओपन डेफिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, खुले में शौच करते हैं लोग, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तभी हम क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाएंगे, सफाई बना पाएंगे, और अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा बना पाएंगे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री मिशन भी चलाया हुआ है, तो क्या है, एक कंपटीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर स्टेट्स में कंपटीशन रहेगा कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है, या कौन सी सिटी गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्लीनलीनेस में कौन सी अच्छी है। जैसे कि इंदौर काफ़ी साल से इंदौर कॉन्सिस्टेंटली क्या है, फर्स्ट रैंक पे आ रहा है क्लीनलीनेस के मामले में, कि वो सबसे स्वच्छ शहर है। तो उससे क्या होता है कि हर स्टेट को क्या होती है, एक ईगरनेस होती है कि हम भी अच्छा काम करें, हम भी क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा कि हम भी कॉम्पीट कर पाएंगे, हम भी फर्स्ट रैंक पे आएंगे।
तो उससे क्या होता है कि स्टेट्स को उसके लिए प्रमोट करना है और उसके लिए अप्रोप्रिएट फंड्स भी देने हैं ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी रख सकें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज हो जाए, वो सैनिटेशन का ख्याल रख सकें उस चीज़ पे। तो अगर स्टेट लेवल पे वही बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल से अगर शुरू करेंगे, अगर स्टेट्स प्रमोट होंगी, स्टेट्स अपने हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे सैनिटेशन मेंटेन रखेगी, तो क्या ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया क्लीनलीनेस बढ़ेगी, सैनिटेशन बढ़ेगी और जो स्वच्छ भारत मिशन है वो भी क्या होगा, रियलाइज होने की पाथ पे होगा कि वो फुलफिल हो जाएगा मिशन। नेक्स्ट हम बात करें अचीवमेंट्स ऑफ स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स, कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करे स्टेट्स। जैसे कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अगर हम करंट की बात करें तो अभी यूनेस्को से उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या मिली है, सुनामी रेडी डिक्लेयर किया उन्होंने, यूनेस्को ने, कि अगर यहाँ पे सुनामी आएगी, मतलब एक तरीके से क्या है, डिज़ास्टर रेजिलिएंट ही तो बनाया है कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उड़ीसा ने अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कर दिया। आई थिंक उसका एक डिस्ट्रिक्ट का नाम तो नोलिया साई है, और ऐसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ऐसा फैसिलिटीज़ बना दी कि अगर वहाँ पे सुनामी आएगी तो वहाँ पे कुछ भी ख़राब नहीं होगा, वहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है सुनामी रेडी। कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी अचीवमेंट वाली चीज़ है उड़ीसा के लिए और हमारी कंट्री के लिए वो। तो इस तरीके से अगर स्टेट्स अचीव करें, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें गवर्नमेंट की स्कीम को, ठीक है, जैसे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होंगे आप लोगों को, जो हमें 2030 तक गोल्स रियलाइज़ करने हैं, 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो उन पे वो गोल्स भी अचीव हो पाएंगे जब स्टेट्स एनकरेज होंगी, स्टेट्स मोटिवेट होंगी उस पर अच्छे से काम करने के लिए। या फिर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, वही बात की जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो ये देख के किया जाए कि जहाँ पे जिस चीज़ पे या जिस प्रोग्राम पे जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, जहाँ पे स्टेट को ज़रूरत है वहीं पे एक्सपेंडिचर किया जाए, और वहीं पे उन पॉलिसीज़ पे, जिन पॉलिसीज़ को ज़रूरत है या जिन प्रोग्राम्स को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरत है प्रॉपरली, वहीं पे एक्सपेंडिचर किया जाए। तो ये हमने बात की किसकी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, कि क्या क्या उसने फाइनेंस कमीशन ने बताया कि किस तरीके से होना चाहिए, कैसे रेवेन्यू डेफिसिट को देखा जाना चाहिए, स्टेट्स को प्रमोट करना चाहिए, या कैसे कितना सेंटर को कंट्रोल रखना चाहिए एक्सपेंडिचर पे, या कितना, या उससे क्या नुकसान हो सकता है कि स्टेट्स के लिए कुछ, उसके स्टेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा लेकिन सेंटर के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, तो उसमें भी एक पैरिटी रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन ने, जिसके चेयरमैन कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन NK सिंह, तो उनके बारे में उन्होंने इन चीज़ को बताया। तो ये हमने बात की अपनी बॉडी पार्ट की, मेन पार्ट की। अब हम इसको कंक्लूड करते हुए ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 बताया है, एनविजेज किया है, वो क्या है, एक बैलेंसिंग व्हील है। मतलब जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसके लिए क्या किया है, एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है, एक संतुलन चक्र की तरह काम करता है फाइनेंस कमीशन। ये देखता है कि जो भी फंड्स की ज़रूरत है, या सेंटर जो है, सेंटर को पैसों की कमी ना, सेंटर कॉन्स्ट्रेन ना रहे, फिजिकली कॉन्स्ट्रेन ना रहे, मतलब बाध्य ना रहे सेंटर, या उसको कहीं पर रुकना ना पड़े जब उसके रोल की बात आती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में, या जो हम बोल देते हैं राष्ट्रीय रूप में जब उसको ज़रूरत पड़ती है, नेशनल पब्लिक गुड्स में जब उसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस के लिए एक प्रॉपर अमाउंट सेंटर के पास होना चाहिए, वहाँ पे उसको कंस्ट्रेंट्स ना हो। तो इस तरीके से, और उसी टाइम पे सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि अब क्या देख रहे हैं, फाइनेंस कमीशन मेनली क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स एलोकेट करने में काम करता है, और पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, तो वो एक पैरिटी रहे कि सेंटर को भी कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो, जो भी वो नेशनल लेवल पे देखता है। जैसे एग्जांपल में हमने डिफेंस की बात करी, और साथ ही साथ
स्टेट्स के लिए भी कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, राज्य सरकार को जो काम करना है कि वो अपनी स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से रन कर पाए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, और जो उनका रोल है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है और जो होना चाहिए वो अच्छे से दे सके, ताकि स्टेट्स भी बढ़े, स्टेट के लोग भी बढ़ें, उनकी वेलबींग बढ़े, उनकी डेवलपमेंट हो और तो ओवरऑल क्या हो, हमारी पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। इंडिया एक डेवलपिंग डेवलपिंग नहीं बोलेंगे इंडिया को, डेवलपिंग कंट्री नहीं बोलेंगे, इंडिया आज के टाइम पे एमर्जिंग कंट्रीज़ में से है, एमर्जिंग नेशन है। अब वो एमर्जिंग से हमें उसको डेवलप्ड बनाना है, एक डेवलप्ड के पाथ पे तभी लेकर जाएंगे जब स्टेट भी बहुत अच्छे से अपना रोल निभाएगी, सेंटर भी निभाएगी और स्टेट भी निभाएगी। जब ये एक पैरिटी पे वर्क करेंगे, एक सिमिलर ग्राउंड्स पे वर्क करना शुरू करेंगे कोलैबोरेशन में, तो इंडिया एमर्जिंग से डेवलप्ड कंट्री भी बहुत जल्द बन सकती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने आपके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो उनको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो एंड करते हुए मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है, जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस विद रिवीजन डेली बेसिस पे कराया जाता है। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, हाईली रिकमेंडेड बैच गाइस, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की प्रिपरेशन कराई जा रही है, और मेंस आंसर राइटिंग बैच बिल्कुल हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जो एनसीईआरटी बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइम इम्प्रूव करवाएंगे, किस तरीके से राइटिंग की जानी चाहिए, लिखना चाहिए, इवैल्यूएशन देंगे प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर तरीके से, और इम्प्रूवमेंट्स भी कराएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282883 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।